हाँ जी, चलिए रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। मेरा आवाज आपको सुनाई आ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो हम लोग कुंडली मैचिंग मैच मेकिंग के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। एक तो ट्रेडिशनल वे है जो मैंने आपको बताया था चंदन जी। हाँ जी बिल्कुल। ट्रेडिशनल वे में तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी सिस्टम है जिसमें हम लोग गुण मिलन करते हैं। और गुण हाँ मिलन करने का तरीका ये है कि आप लड़की और लड़का दोनों की कुंडली के डिटेल्स ले लीजिए, जैसे जन्म समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख, और उसको पंचांग में दिए हुए जो सूत्र है उन सूत्रों के हिसाब से हम लोग मैच करते हैं, जिसमें कुछ गुण प्राप्त होंगे। अब गुण का फंडा ये है कि 36 गुण होते हैं, 36 गुणों में से कितने गुण मिलते हैं। स्टैंडर्ड सिस्टम तो यही है कि कम से कम 18 होने चाहिए, लेकिन इसके एक स्टेप और आगे जाके हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि उनकी नाड़ी जो है वो एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक नाड़ी हो तो बेबी बर्थ में प्रॉब्लम आता है। यूजुअली बर्थ होता ही नहीं है, बेबी संतान का सुख उन दाम्पत्य में हम लोग ही देख पाएंगे। और ठीक। दूसरा है जो मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ सबसे ज्यादा, वो है नवतारा चक्र। तो नवतारा चक्र क्या कहता है कि एक व्यक्ति का अपना जो नक्षत्र है वो दूसरे व्यक्ति को कहाँ स्टैंड करता है, और दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले का कहाँ स्टैंड करता है। तो उसका एग्जाम्पल अभी हम देख लेंगे। ठीक है? ठीक ठीक है। बढ़िया। तो कुंडली वही ले लेंगे जो हाँ करेक्ट। उसका। आपने मुझे ऑलरेडी कुंडली के डिटेल तो दे ही 98 दिए थे। डाल दिया आपने? हाँ डाल तो दिए है मैंने, एक बार हाँ ठीक कंफर्म है। कर लीजिए आप। नहीं ठीक है। लड़का है वो 30 नवंबर 1990, 15:35। नवसिया ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ और ठीक है। गुड़गांव का जन्म है इनका। दूसरा हाँ है उनकी जो होने वाली पत्नी है वो है 2/12/1998, हाँ रात हाँ को 20 बजे, हाँ, ठीक है। रात्रि 20, और ये भी गुड़गांव की है। हाँ परफेक्ट है। तो अभी हम लोग सबसे पहले आवाज कट रही। आवाज कट रही है मेरी? हाँ अब ठीक आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, हम गूगल पे चले जाएंगे। आप यहाँ पे कुंडली मैचिंग बोल दीजिए, काफी सारे वेबसाइट्स आएंगी, लेकिन जो हाँ मैं फॉलो करता हूँ वो एस्ट्रोसेज है। इनका एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़िया आता है। ठीक। तो बॉय, डेट ऑफ बर्थ क्या थी इनकी? एक सेकंड बता दो। हाँ नहीं नहीं है, 30 अच्छा 11 30/11/89 15:35 30 11 नवंबर 89 89। हाँ और 15:35 15:35, और ये है 0, ये है गुड़गांव। गुनगुन हरियाणा। ठीक है। हाँ, और लड़की है 2 दिसंबर 2, ठीक है। 1998। हाँ हाँ 20 हो गया ठीक है। और ये भी गुड़गांव। हाँ ठीक है। तो अभी देख लीजिए इनकी कुंडली में, देखिए गुण देखिए आप, गुण मिल रहे हैं इनको 20। हाँ। लेकिन इसमें नाड़ी मिल पूरी मिल गई। नहीं नाड़ी मिली नहीं ना, कहाँ मिली? 8 में से 8 हो गया ना। हाँ नहीं नहीं, गुण उनको एक एक 8 हो गए। वो दोनों एक नहीं होनी चाहिए, यानी अच्छा आदि आदि नहीं होनी चाहिए, अंत अंत नहीं होनी चाहिए, मध्य मध्य नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। तो ये तो बढ़िया रहा ना, इनको तो कोई अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। क्या अच्छा। प्रॉब्लम?
और गुण भी ठीक है, लेकिन अभी देखिए इसमें कॉम्पेटिबिलिटी देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ। तो तारा देखिए, हम्म। इसका तारा बहुत बढ़िया है, तारा बल। अब ये तारा बल कैसे देखें, तारा बल अच्छा। कैसे देखते हैं, हाँ हमने हमारे कोर्स में तो देखा था, मैं एक बार फिर यहाँ पे हाँ, रिपीट कर पता है देता मुझे। हूँ, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहला तारा होता है, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ, ठीक है ठीक। ठीक है। तो हाँ। ये कैलकुलेट होता है कि पहला जो तारा होता है वो होता है जन्म तारा। तो जन्म तारा किसे कहते हैं, जिसमें जिस जन्म नक्षत्र नक्षत्र। में, हाँ जिस नक्षत्र जन्म में हुआ है। चंद्रमा होता है वो जन्म नक्षत्र। ठीक। उससे जो दूसरा तारा होगा वो होगा संपत। हाँ। तीसरा जो तारा होगा वो होगा विपत। विपत। चौथा होगा क्षेम। क्षेम। पांचवा होगा प्रत्यरी, प्रत्यारी। इसका मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स। हाँ। छठा है साधक। सातवां है वध, बदे। ये बहुत ही बुरा होता है, इसका हाँ नाम ही सजेस्ट करता है। हाँ हाँ, मित्र। और मित्र होता है, और फिर अति मित्र होता अति है, मित्र। हाँ। ठीक है। ठीक। तो अति मित्र होता है। अब हमारे पास प्लैनेट जो है उनका कॉम्बिनेशन में बताता हूँ। AMM मतलब केतु होता है, अश्विनी मग हाँ मूला। हाँ हाँ। KUU AMM BPP भरणी, हम्म पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, ये हम्म होता है शुक्र का। हम्म KUU कृत्तिका उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, हम्म ये होता है सूर्य का। हम्म RHS इसको याद रखना सिंपल है, राइट हैंड साइड, हम्म हम्म ये होता है चंद्रमा का। ये नक्षत्र है उनके, रोहिणी हाँ हाँ हस्त और श्रावण। हाँ। फिर है MCD मैकडोनल्ड, ये है मंगल, मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा। हम्म फिर है ASS, ये है राहु का, आर्द्रा ठीक और है। वो। आर्द्रा स्वाति हाँ शताभिषा, हाँ। ठीक है। PVP होता है, हम्म, ये होता है पूर्व फाल्गुनी। पुनर्वसु, नहीं पुनर्वसु विशाखा पूर्व भद्रा, ये होता है अच्छा। गुरु का। क्योंकि देखिए ये पूरी जो हम्म। सीक्वेंस आ रही है ना, ये हमारी विंशोत्तरा वाली सीक्वेंस है। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर होता है PAU पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रा, ये होता है शनि का। हम्म हम्म और फिर होता है AJR हम्म। अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती बुध का। रेवती, हाँ, बुध के। ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखिए हम्म। अब यहाँ पर तो ये सिर्फ क्षेम और अति मित्र दे देते हैं। हाँ तो ये देते ऐसे है कि लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़का क्षेम है, और हाँ लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की अति मित्र है। हाँ और जैसे हम देख रहे थे हाँ कि हमें विपत नहीं चाहिए, हाँ। प्रत्यरी नहीं चाहिए, प्रत्यारी नहीं चाहिए और वध नहीं और चाहिए। वध नहीं चाहिए, ठीक हाँ है। तो हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमें हमें ये चाहिए कि जो नाड़ी है वो एक नहीं होनी चाहिए, हम्म। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। तो ये अगर नाड़ी 20 एक गुण, कैसे, नाड़ी भूषण जी कैसे एक हो गई है? आदि और नहीं अंत्य नहीं तो। एक नहीं, ये एक नहीं हुई, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा अगर आदि आदि है तो सेम हो जाएगी, अच्छा। अंत्य अंत्य है तो सेम हो जाएगी, मध्य मध्य है तो सेम हो जाएगी, ये तो सेम मतलब नहीं हुई सेम, ना। सेम होनी चाहिए मतलब। नहीं नहीं होनी चाहिए, मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये सेम अच्छा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए, लड़का लड़की की एक नाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक नाड़ हो जाती है तो बच्चे नहीं होते, और फिर ये बच्चे और होने ये में और बहुत यहाँ परेशानी भी, होती है। और यहाँ भी इस कंडीशन में अलग अलग है। इनकी तो अलग है, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही ना। नहीं नहीं, तो इनका तारा भी अच्छा हुआ और ये भी अच्छा हुआ, तो लड़की इनको तो सूट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ अगर आप गुणों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 36 में से 20 ही मिल रहा है, विच इज ओके। अब इनको हाँ डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा, हाँ। ठीक है। अब इनको तो डिफरेंस आपको मिलेगा आपका जो इनके आपका स्वभाव में। जो आपका जो इसमें पॉइंट बना, ये बना कि नाड़ी एक जैसी नहीं होनी चाहिए बस। बस, और तारा विपत और प्रत्यरी और वध नहीं होना चाहिए। विपत हो गया हाँ तो चलता है, लेकिन वध और प्रत्यरी तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। तो अभी देखिए योनि तो ये होती है कि वो पिछला वाला जन्म कौन सा था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। हाँ इनका इनका बिजनेस माइंड कैसा रहेगा, ये वैश्य रहेंगे तो ये मानव या चाटू रहेंगे, जो भी है। वर्ण क्या रहेगा, इसमें भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा हाँ प्रॉब्लम आता है बिहेवियरल में, कि
तीन बिहेवियरल पॉइंट्स हमको दिए जाते हैं गण के माध्यम से। एक है मानव, राक्षस और देव। हाँ तो ये दोनों राक्षस है, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे की खुरापात निकालते रहेंगे, हाँ। ठीक है। तो बस इतना ही फर्क है, सेम बस बाकी तो कोई दिक्कत सेम नहीं हो है। गया तो ठीक है। हाँ सेम हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको हाँ इतना, देखिए नेचर तो हर किसी का अलग होता ही है, हाँ हाँ ठीक है। तो दैट इज ओके। लेकिन कैसा है कि लोग देखते हैं कि यार 20 ही गुण मिल रहे हैं और हम शादी नहीं कराएंगे, तो मैं ये नहीं देखता हूँ। हाँ मैं हाँ। देखता हूँ कि उनका तारा बल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तारा बल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तारा और सबसे फिर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे लिए तारा सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो नाड़ी है वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको भगुट के बारे में बता देता हूँ। और नहीं, भगुट और क्या ये कहता है। मैत्री के संबंध में क्या कहेंगे, जैसे जुपिटर का और वीनस का हो गया, जुपिटर और वीनस, नहीं समझा नहीं मैं। तो ये अच्छा, ये मैत्री संबंध, इसके ऊपर जो गण के ऊपर जो मैत्री लिखा हुआ ना, ये हाँ नहीं वो मैत्री ठीक, संबंध का। हाँ वो ठीक है ना। वो देखिए, ये तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। हाँ, शत्रु है ये। क्यों क्यों हो गए? क्योंकि इनकी हाँ सैजिटेरियस राशि है, धन राशि है, और इनकी शुक्र की राशि है। दैट इज हाँ ओके। हाँ, वो मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। ठीक है। अभी ये कैसा गिनते हैं, ये जो है ना, ये क्योंकि शत्रु हो गया है इसलिए ये लोगों ने इसको 0 मार्क दे दिए। यहाँ पे भी शत्रु हो गया है, यहाँ पे इसलिए 0.5 मिल गया। हाँ वो दिक्कत नहीं है मेरे लिए, वो इतना ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मायना जो रखता है वो है तारा, हम्म और दूसरा है नाड़ी। एक अच्छे विवाह के लिए ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को सपोर्ट करे तारा बल के माध्यम से। हम्म। यानी क्या हुआ, तारा बल के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है तो किसी का अगर डाउनफॉल चल रहा है तो दूसरा अपने तारों से उसको हेल्प कर देगा। ठीक। इसलिए तारा बल सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अपनी महादशा का जो जो गणित है वो पूरा की पूरा तारा बल के ऊपर डिपेंड करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहां से ही हमारी विंशोत्तरी महादशा शुरू होती है, करेक्ट। बिल्कुल। तो इसलिए तारा बल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो हमारे लिए तारा बल सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस दूसरा यहाँ पर नाड़ी इंपॉर्टेंट है, बस ये नाड़ी, याद हाँ। रखिए। और गुण हमको कम से कम 18 तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे तो 20 मिल रहे हैं। हाँ ठीक है। पहला पहला टेस्ट तो कुंडलियों ने पास कर लिया, ओके। ठीक है। अभी चलते हैं दूसरे टेस्ट में। ठीक है। ठीक, बढ़िया। अच्छा, ये मांगलिक है तो वो भी वो देखेंगे हम उस एंगल से। तो अभी देखेंगे ना आगे। लड़का भी मांगलिक है, लड़की भी मांगलिक है। हाँ देख लेंगे। हाँ अभी हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि इनके इंटरनल कैसे रहेंगे। हाँ, इंटरनल वो रिलेशंस कैसे हाँ, रहेंगे। हमारे हमारे लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी इंटरनल रिलेशनशिप कैसे रहेगी, ठीक हाँ है। इंटर रिलेशनशिप काफी सारी होती है, इमोशनल होती है, मेंटल होती है, फिजिकल होती है, हाँ ठीक है। अब हाँ, हमको बिल्कुल ये भी ठीक। देखना है कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, हाँ वो हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों के नवांश में यहाँ लगा देता हूँ। हाँ, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दोनों की कुंडलियाँ एक साथ देखने को मिल जाती एक साथ मिल जाती है, हाँ ठीक है। बात है। होरोसॉफ्ट प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया है, नो हाँ डाउट, बिल्कुल। ठीक है। हाँ बढ़िया है, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी ये लड़के की कुंडली लेफ्ट साइड में आ गई है, और हाँ राइट साइड में लड़की की कुंडली आ गई है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे देखिए, अभी हम लोगों को पता है कि हर ग्रह का अपना एक कारकत्व होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल। ठीक है। जैसा सूर्य अगर हो गया हाँ। तो ये अहंकार देता है, ईगो देता है, हाँ ठीक है। उसका हाँ। चंद्रमा क्या देता है? चंद्रमा जो है वो इमोशनल इमोशनल होता है, बस करेक्ट। इमोशंस का कारक है ना। हाँ, इन लॉज का, सॉरी, चंद्रमा जो है ये सेंटिमेंट्स या हाँ, सेंटिमेंट इमोशनल। हाँ इमोशंस का कारक, हाँ, ठीक है। फिर मंगल किसका हुआ? करेज का हुआ, मंगल करेज हो गया, एनर्जी करेज जो भी है। ठीक है। फिर गुरु किसका हुआ? ज्ञान का हो गया, विजडम, नॉलेज का हो गया, हाँ ठीक है, विजडम हो ठीक है। गया। शनि है कंसिस्टेंसी, हाँ ठीक है। हाँ, डिले, हाँ। शुक्र जो है वो किसका हुआ? प्रेम का हुआ, या आप फिजिकल हैप्पीनेस बोल लो, हाँ बिल्कुल। करेक्ट। ठीक है। क्या बचा? बुध बचा। हाँ बुध को लॉजिक कहते हैं या बुद्धि कहते हैं, हाँ ठीक है।
ठीक है, बढ़िया, हो गए सातों। ठीक ठीक है। ओके, अब ये हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ अभी इसमें हम सूत्र देना शुरू करेंगे वन बाय वन। सबसे हाँ पहला ठीक है। सूत्र है कि प्लेसमेंट्स। ये प्लेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है जो मैंने बहुत रेयरली यूज करते हुए लोगों को देखा है। हम्म। अभी ये मान लीजिए कि एक कुंडली में हम लोगों के पास नवांश की कुंडली आ जाती है। हाँ ठीक है, नवांश की कुंडली यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ हाँ तक तो ठीक हो गया। अब हमें ये देखना है कि इस कुंडली में ग्रह एज इट इज रखिए, राशियों को भूल जाइए। नवांश में अभी 5 नंबर की राशि उदित हो रही है। हाँ मैंने सिम्म लगन नवांश का, सिम्म ये नवांश का लगन है, अभी वो भूल जाइए। इसको ठीक है। रिप्लेस कर, हाँ, इसको रिप्लेस कर दीजिए काल पुरुष की कुंडली से। तो काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव कौन सा आएगा? मेष लगन का। मेष का हाँ। दूसरा आएगा वृषभ, ऐसा करते हुए बार बार आ जाएगा मीन का। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमारा प्लेसमेंट का सूत्र क्या कहता है कि हम्म। यहां पर इनकी कुछ दिशाएं हैं हाँ और उन दिशाओं में ग्रहों को बल प्राप्त होता है, जिसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं, दिग्बल हाँ कहते हाँ हैं। बिल्कुल। तो पहला घर जो है वो ईस्ट होता है, हाँ उसके सामने वाला वेस्ट, ईस्ट वेस्ट हो गया। लेफ्ट वाला नॉर्थ और नॉर्थ राइट वाला साउथ होता है। साउथ हाँ। ठीक है, ठीक अब है। हमको पता है कि किस दिशा में कौन सा ग्रह ये बली हो जाता है। हम्म। बराबर। ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि अगर पहले स्थान में सूर्य आ जाए, हाँ पहले स्थान में अगर सूर्य आ जाए, जहां पे सूर्य बली होता है, यानी जिसे दिग्बल हाँ कहते हैं, जिसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं, हाँ। तो उसका मतलब ये होता है कि ये बंदे में शादी को लेके ईगो रहेगा। अच्छा। शादी को लेके, क्योंकि हम नवांश की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो शादी को लेके ईगो रहेगा कि यार मेरी बीवी जो है ज्यादा पढ़ी लिखी है, मेरी बीवी ज्यादा खूबसूरत है, या मेरी बीवी स्मार्ट है, या पैसा कमाती है, किसी भी चीज को लेकिन उसको ईगो रहेगा। हाँ ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन होती है, तो हमारी ये ईस्ट थी, हाँ ये वाली ईस्ट थी, हाँ। और ये वेस्ट, वेस्ट थी। ये हाँ नॉर्थ, और ये और ये साउथ साउथ। थी। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, हाँ। ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गई, और ये साउथ ईस्ट हो गई। ठीक है, ठीक तो है। हाँ, तो जो गुरु है वो नॉर्थ ईस्ट में बली होता है। हाँ तो अगर व्यक्ति के जीवन में, या आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी पकड़ सकते हैं, या आप ठीक है, हम लोग दिशा को बाद में देखेंगे, दिशा नहीं देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये करा देता हूँ। उच्च राशि, उच्च राशि, हाँ, उच्च राशि के हिसाब से मैं आपको उसका बल बता देता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लिए। ठीक है। दिशा तो ठीक है, दिशा तो हम बाद में भी देख लेंगे। तो अभी देखिए कि पहले स्थान में काल पुरुष के हिसाब से हमने बोला कि मेष राशि आ गई। हाँ। चौथे स्थान में आ गई कर्क राशि, 7वें में आ गई तुला, और 8वें में आ गई, 8वें 10वें में आ गई, सॉरी 10वें में आ गई मकर। मकर राशि। ओके, हाँ अब ये राशियों में कोई ना कोई ग्रह उच्च का हो जाता है। हाँ ठीक है। मेष में सूर्य उच्च का होता है, हाँ कर्क में कर्क गुरु हो में गया। गुरु उच्च का हो जाता है, सप्तम स्थान में शनि उच्च का हो जाता है, 10वें में मंगल होता है, जो 12वां स्थान है, 12वीं राशि है, यहाँ पर शुक्र हो जाता है, छठे स्थान में बुध हो जाता है, और दूसरे स्थान में चंद्रमा हो जाता है। करेक्ट। ठीक है। तो सूत्र ये कहता है कि अगर नवांश में इनमें से कोई भी ग्रह या सारे ग्रह अपनी उच्च वाली राशि के स्थान में आके बैठ जाए तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। फल क्या होगा? फल ये होगा कि 12वें राशि का जो शुक्र या 12वें स्थान का जो शुक्र होता है, वो वैवाहिक सुख बहुत अच्छा देता है। फिजिकल हैप्पीनेस इन मैरिज लाइफ बोलते हैं। ठीक है, सूर्य ईगो देगा। सूर्य अथॉरिटी का भी तो है ना? क्या बोले? अथॉरिटी का भी तो वो है ना कारक, क्योंकि अथॉरिटी तो देता है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में ईगो देगा। स्टेटस अपना बढ़ा के रखना ऊपर। हाँ,
दूसरे स्थान में अगर चंद्रमा आ जाए हम्म। तो इनके जो इन-लॉज होते हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, बहुत रिच होते हैं। अच्छा। अगर चौथे स्थान में गुरु आ जाए हाँ। तो ये एक बहुत ही खुशहाल शादी देते हैं, मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया होती है। सातवें स्थान में अगर शनि आ जाए तो इनको अपने ससुराल से बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। और अगर 10वें स्थान में मंगल आ जाए तो मंगल अथॉरिटी दे देता है। ठीक। ठीक है, तो ये ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने देखना है। तो अभी हम देखेंगे कि इनके लड़के के बारे में तो मुझे सिर्फ मंगल ही दिख रहा है जो सेट हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो इनको अथॉरिटी मिल जाएगी शादी में, इसका मतलब ये डोमिनेट करेंगे। लड़की के केस में कोई भी ग्रह ऐसी जगह पे नहीं है जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हो जाए। हाँ, कोई नहीं है। तो यहाँ पर भूल जाइए, ये हो गया प्लेसमेंट। तो ये प्लेसमेंट में हो गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। हाँ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये शादी अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, कैसी रहेगी। तो हमें करना क्या है, लड़का और लड़की दोनों के कुंडली में D1 और D9 ये दोनों का कंपैरिजन करना। यानी सबसे पहले लड़के का D1 देख लीजिए, और ठीक इसके है। मैं इसके ग्रुप बना देता हूं आपको। हाँ, बिल्कुल। कि जो सबसे अच्छा ग्रुप माना जाता है वो होता है शुक्र और मंगल प्लस मंगल, करेक्ट, जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। हाँ हाँ। दूसरा होता है बुध और गुरु। हाँ। तीसरा होता है शनि, सूर्य, शनि, सूर्य, चंद्र प्लस सूर्य। ठीक है, अब ये क्या माजरा है ये समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, D1 का पहले लगन देखिए क्या है। ठीक है। और लड़की के इसमें भी D1 का लगन, तो लड़के का भी D1 देख लीजिए लगन क्या है, और लड़की का। ये दोनों किसी ग्रुप में आते हैं क्या? किसी ग्रुप में नहीं आते। नहीं आते। छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कि D9 का लगन क्या है लड़के का, और लड़की का क्या, सूर्य और तो वो भी किसी ग्रुप में नहीं आते। तो ये शादी एवरेज चलेगी, ये शादी इसका मतलब एवरेज चलेगी। ठीक है, एवरेज, ओके। हाँ, लेकिन अगर ये लड़की का शुक्र का लग्न होता और लड़के का मंगल का लगन होता तो ये शादी बहुत बढ़िया चलती, तो बेस्ट होती। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर और एक चीज है। हाँ। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है कि भाई लड़की और लड़के में D1 जो है वो शुक्र मंगल आ गया, हाँ। ठीक है, और D9 जो है वो शनि सूर्य आ गया, या चंद्रमा आ गया, जो भी आ गया, तीसरा वाला जो ग्रुप है ना। तो इसका मतलब ये है कि शादी शुरुआत में बहुत बढ़िया चलेगी। अच्छा। लेकिन शादी का जो लेटर पार्ट है वो थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा रहेगा। मतलब ये समझ नहीं आया कैसे। शादी कितने साल की होती है टोटल? एक व्यक्ति अगर 25 साल की उम्र में शादी करता है, हाँ, तो समझ लीजिए 40 साल शादी का वैवाहिक जीवन होता है। हाँ। तो अगर D1 दोनों के शुक्र मंगल से रिलेटेड आता है, यानी D1 लड़के का मंगल की राशि है लगन में, और लड़की की शुक्र की है। अगर लगन में शुक्र की होती तो, हाँ होती तो, यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। ठीक है। और D9 में शनि की, लड़की के लिए शनि का लगन होता और लड़की के लिए सूर्य का लगन होता। हाँ। तो जिंदगी का पहला वैवाहिक साल के पहले हिस्से में बहुत बढ़िया सुख मिलता, अच्छा, लेकिन दूसरे हिस्से में नहीं मिलता। ये शनि सूर्य की वजह से। करेक्ट, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये भी चेक कर सकते हैं। तो हम ओवरऑल हैप्पीनेस और एवरेज रहेगी शादी कैसी रहेगी ये बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कॉम्पेटिबिलिटी क्या है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अभी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं कि लड़का लड़की में कॉम्पेटिबिलिटी कैसी रहेगी। हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे। हाँ, ठीक है, रिलेशनशिप कैसी रहेगी। ठीक। तो अभी कॉम्पेटिबिलिटी देखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि D9 का लगन मार्क कीजिए। ठीक है, ओके।
और लड़की का इसका भी भी D9 का लगन मार्क कीजिए, ठीक है ना? हो गया। ओके, तो अभी ये मुझे बताइए कि ये लगन जो है वो एक दूसरे से कैसे पढ़ते हैं? ये एक दूसरे से अच्छे नहीं है, अपोजिट हो गए ना। नहीं, अपोजिट कैसे हुए सर? देखिए तो इसके वो रिलेशन, इनके शुक्र का लगन आ इनके गया। नहीं, इनके लगन देखना है, सिर्फ लग्न का स्वामी नहीं देखना है। इनकी रिलेशनशिप मैं बताता हूँ। इनकी अच्छा रिलेशनशिप अच्छा। हो सकती है हाँ, 1-7 या 2-12, अच्छा। ठीक है, या फिर 3-11, 4 या 2 7। ये 4-10, हम्म। या फिर 5-9, हाँ। या फिर 6-8। अब ये मैं हम्म। कैसे बता रहा हूँ, आप देखिए। हाँ इस कुंडली में हमने ये देखा कि लड़की का वृषभ लगन है, तो वृषभ यहाँ पर आती है। हाँ, ठीक है। तो लड़की के तरफ से लड़के का लगन चौथा हो गया, और लड़के के लगन की तरफ से लड़की का लगन 10वां हो गया। तो ये 4-10 में आ गया। एक सेकंड, ये थोड़ा समझने दो। ये हो गया 9 मास में जो लड़के का जो लगन है वो तो आ गया चौथे में, लड़की के उसमें। हाँ, और जो लड़के का जो मतलब कि वो है लगन जो है, एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ये समझ नहीं आया। ठीक है, हाँ, लड़के का लगन क्या है? लड़के का लगन हो गया सिम्हा, ठीक है। अभी सिम्हा से काउंट कीजिए कि वृषभ कहाँ पर बैठती है राशि। सीमा से तो ये 10 पे बैठी हुई है। ठीक है, लड़की का हाँ, लगन क्या है? लड़की का लगन वही है वृष। वृषभ। अब हाँ, वृषभ वृष से सिंह राशि कितने स्थान पे बैठी है देखिए। चौथे। तो 4-10 का रिलेशन हो गया। ओके, ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, वैसे ही हाँ, ठीक 5-9 है। का भी होगा। अब हाँ हमारे लिए हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से लगन अच्छे हैं। मतलब ये टैली करना है उसकी कुंडली में और उससे करना है इसकी कुंडली में। सर एक जगह कर लिया ना तो वो हमेशा पेयर में ही चलेगा। हाँ सही बात है, ठीक है। क्योंकि अब ठीक यहाँ है, पे तो देखो ना 5 और 2 का बनाएंगे हाँ, लगन से तो 110 बनता है ये, है ना? करेक्ट। नहीं, वन अभी टेन 4 का नहीं, 110 कैसे बनेगा? नहीं, 410 ही बनता है, 410 ही हाँ, बनता है। 410 ही बनेगा, करेक्ट। लड़के का 410 देखेंगे बनेगा। तो वहाँ और वहां पे देखेंगे तो लड़की के बन रहा है 114 का बन रहा है। नहीं, 1-4 का नहीं बनेगा सर, उसके कुंडली से आपको गिनना है। अच्छा ठीक है, आप एक ही जगह गिन लीजिए ना, ये सिर्फ रिलेशन याद रखिए बस। ठीक है, 10 आ ठीक गया तो 4 हो गया। ठीक है। ठीक है, तो हाँ 1 और 7 और 4 और 10 जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। एक लड़का अगर लड़की से प्यार करेगा तो लड़की भी लड़के से प्यार करेगी। मतलब ये 410 वाले की बात कर रहे हो? मैं 1-7 और 4-10 मैंने दोनों को मार्क कर दिया है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में 2-12 और 6-8 ये हमारे लिए बुरे होते हैं, हाँ क्योंकि 6-8 में तो पंगा हो जाता है। 2-12 भी अच्छा नहीं होता, लॉस का रिलेशनशिप है। लेकिन हाँ। 3-11 ये लाभ है, करेज और हम्म, लाभ। और 5-9 जो है वो धर्म के स्थान है। तो 5-9 और 3-11 ये सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं, हाँ और 2-12 और 6-8 बुरे माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉम्पिटिबिलिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम चौथा देखेंगे हम्म। कि लड़के और लड़की के कुंडली में डिवोर्स के हाँ, कोई योग है क्या? अच्छा। तो उसके कुछ सूत्र है, वो सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ तो उससे हमको पता चल जाता है मोटा मोटी कि भाई डिवोर्स के अगर योग है तो उपाय कराना कितने कितने पावरफुल योग है, ये हमें पता चलेगा। ठीक। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द हमेशा आपको मिलेगा कि पृथकता जनक योग या एफ्लिक्शन है क्या। एफ्लिक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्रह को या किसी भी भाव को हाँ 2 से ज्यादा अशुभ ग्रह देख ले या वहां पे बैठ जाए, उसको कहते हैं पृथकता जनक योग, जो पृथक कर देता है, ठीक, सेपरेशन कर देता है। ठीक है, तो ठीक हमको है। ये देखना है कि 7th लॉर्ड इज नॉट एफ्लिक्टेड। ठीक है, उसके बाद में देखना है 7th लॉर्ड इज नॉट ज्वाइनिंग 8th लॉर्ड।
ठीक है। ठीक है, फिर देखना है कि सेवंथ लॉर्ड इज नॉट वक्री और रेट्रो। ओके, रेट्रो नहीं होना चाहिए ये। हाँ। अच्छा, फिर ये देखना है कि सेवंथ लॉर्ड इज नॉट वक्री एंड नॉट इन डुअल साइन। रेट्रो और वक्री में क्या फर्क आ गया? वो सेम सेम सेम, रेट्रो और वक्री। मैं ये अच्छा, गलती से मैंने हिंदी वाला लिख दिया, यहाँ पे रेट्रो ही लिख देता। हाँ, ठीक, एंड रेट्रो नॉट इन डुअल साइन। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है लग्न और लग्नेश नॉट एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्शन का मतलब है, ये एफ्लिक्शन एक ग्रह से मानेंगे, दो ग्रह से मानेंगे? मैं दो ग्रह से मानता हूं। एक ग्रह से भी एफ्लिक्शन ही कहा जाता है, दो ग्रह से भी एफ्लिक्शन ही कहा जाता है, लेकिन दो वाला बहुत तगड़ा होता है। ठीक है। तो राकेश प्लस सूर्य, any two of them either aspecting or co-join the lords, ये इसका डेफिनेशन। ठीक। ठीक है, राहु केतु शनि, हाँ हाँ, सूर्य और सूर्य। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें देखते हैं कि लड़के के केस में राहु केतु शनि और सूर्य कुछ बोल रहे हैं क्या। तो यहाँ पे सिर्फ राहु और केतु के एक्सिस में सातवां भाव आया, थोड़ा सा एफ्लिक्शन है। हाँ, ठीक है, लड़की का केस देख लेते हैं। लड़की के केस में है, लड़की के केस में आप देखोगे शनि की दृष्टि है हाँ हाँ, सातवें भाव पे, लेकिन सातवें स्वामी पे नहीं है, भाव पे है। भाव पे। ठीक है, और सूर्य की दृष्टि लगन पे है, लेकिन लग्नेश पे नहीं है। ठीक तो है, हमें तो देखिए, हमारे पूरे रोल में तो सारे के सारे लॉर्डशिप चल रही थी, करेक्ट, बिल्कुल। और एक लगन भी चल रहा था। तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से एफ्लिक्शन है। हाँ, बिल्कुल। एक पॉइंट ऑफ व्यू से एफ्लिक्शन है जो कि लगन का है, और यहाँ पे भी जो लगन है वो राहु केतु के एक्सिस पे है। तो यानी आप अगर देखेंगे तो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि इनको परेशानी रहेगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि डिवोर्स होगा। तो भूषण जी, एक बात ये है ना इसमें, जैसे सेवंथ हाउस के अंदर सन भी बैठा हुआ है और सैटर्न का भी, तो हम ये तो मान सकते हैं कि दो ग्रह जो है अफेक्टेड कर रहे हैं इसको। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखिए, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इनकी लॉर्डशिप एफ्लिक्शन में ना आए। अच्छा, हाउस सिर्फ हमें लगन देखना है। ठीक है। हाउस हमको लगन देखना है, तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एक जजमेंटल कॉल हमें लेना पड़ेगा, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। यहाँ पर जुपिटर भी बैठा हुआ है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो जुपिटर भी कुछ तो बेनिफिशियल है। हाँ, तो कुछ तो मिटिगेट कर ही देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको इतना बड़ा नहीं मानता। और देखिए, कम से कम ये जो 5 सूत्र है ना, 5 में से 3 लगने चाहिए, तब डिवोर्स होगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, ये पॉइंट इसमें बड़ा डिवोर्स अच्छा। वाली इसमें डिवोर्स वाली भी चीज नहीं दिख रही मुझे। हाँ हाँ, नहीं इसमें नहीं दिख रही। ठीक है, ओके, गुड। तो अभी क्या बचा, 4 तो हो गए हमारे। और भी शायद मेरे ख्याल में पॉइंट, एक वो आपने फिजिकल रिलेशन के बारे में बताया था शायद मेरे ख्याल में। हाँ, करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फिजिकल रिलेशनशिप। हाँ हाँ, ठीक है, तो अभी देखिए, फिजिकल रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि लड़के के D9 में सबसे पहले शुक्र देखिए कहाँ बैठा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 5th हाउस में बैठा जैसे मान लो, और लड़की की कुंडली में 10th में बैठा हुआ है। D9 में आप देखिए मंगल कहाँ बैठा है। अच्छा, उसमें मंगल चेक करना है। हाँ, उसमें मंगल चेक करना है। ओके, ठीक तो है, ये 11 हो गया, चलो ठीक है। ओके, अब ये मंगल को यहाँ से उठाइए। इमेजिन कीजिए कि ये मंगल उसी राशि में लड़के की कुंडली में जाके बैठ गया। ये किस राशि में है मंगल? ये मंगल यहाँ पे मीन राशि में है। हाँ, तो यहाँ पे मीन राशि कहाँ है? यहाँ पे लड़के कुंडली में, लड़के की कुंडली में वो मीन राशि पहले मार्क कीजिए। हाँ, 8th में चली गई वो। हाँ, अब समझ लीजिए कि ये मंगल उठ के यहाँ पर आके बैठ गया। ओके, ठीक है। ठीक है, और अब सीधा अपने को ये करना है कि हमें देखना है कि शुक्र और मंगल क्या रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है,
तो अब ये शुक्र हुआ लड़की कुंडली में देखना है। कि वो तो देखेंगे ना, लेकिन पहले ये अच्छा तो देख ले। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, हम्म। ये मंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी ये क्या रिलेशनशिप बनाया, अभी शुक्र से मंगल गिनते हैं, 1 2 1 3 2 4 3 4 10 का 4। बना लिया। हाँ, 4 10 का बन गया ना। 4 10 का बन गया तो अच्छा है। अच्छा है। ठीक है, अभी वैसे रिवर्स करते हैं। गिव एंड टेक वाला हो गया ना। हाँ, गिव एंड टेक वाला हो गया, और हाँ, अभी ठीक। रिवर्स करते हैं। हाँ। अब ये शुक्र को उठाइए, हम्म। ये है धन राशि में, इसको धन राशि हाँ में प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ये भी 8 में चला गया। अब यहाँ पे मंगल और शुक्र का क्या रिलेशनशिप हुआ, वही हो गया 4 10। वही 4 10 हो गया ना। हाँ, तो 4 10 बोले तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो गिव एंड जाएगा, टेक वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सेम ही हो गया। सेम हो गया। ये अब तो मजे की ठीक है, बात है, पॉजिटिव। हाँ अब मजे की बात है कि हाँ। ये रिलेशनशिप तो मैंने ऑलरेडी यहाँ बता दी है। भूषण जी, ये 5 नंबर के ऊपर ना जो 5 पॉइंट बनाया अपन ने, हाँ इसके ऊपर फिजिकल रिलेशन लिख दो, फिजिकल रिलेशन, वो पॉइंट बन जाएगा ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, बढ़िया, वो थोड़ा सा वो हेडिंग हो जाएगी। गुड गुड गुड। हाँ यानी ये परमानेंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। हाँ हाँ पहला है लड़के का शुक्र और लड़की का मंगल। ठीक है। ये कभी एक्सचेंज मत करना, ये हमेशा ऐसे ही ठीक रहने देना, है ना। ठीक ठीक है। क्या बढ़िया। हाँ अब बिल्कुल। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं और दे देता हूं हाँ कि लड़का या लड़की इनमें से कोई चीटर है क्या, यानी ये चीटिंग कर सकता है या चीटिंग किया हुआ है। ये भी हाँ, पॉइंट लड़का जबरदस्त या है। लड़की, हाँ हाँ लड़का या लड़की। तो हाँ हाँ। चीटर चीटर का ये देखिए, चीटिंग यानी ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़की रिलेशनशिप करे या में। लड़का करे, हाँ हाँ, वो जरूरी नहीं है। दूसरी बात, चीटिंग हमेशा ये मतलब नहीं होता कि लड़की का कहीं अफेयर हो और उसमें फिजिकल रिलेशनशिप हो। हाँ हाँ लड़का लड़की में से कोई भी झूठ बोलने वाला भी होगा तो भी वो चीटर ही बोला जाएगा। हाँ। तो आप इसका दायरा समझिए, दायरा बहुत बड़ा है। कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के झूठ बोलता है या झूठ बोलने की आदत है, झूठ हाँ झूठ गलत काम करने की आदत है, वो भी चीटर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के यानी शादी के अलावा भी फिजिकल रिलेशनशिप हो तो वो चीटर हो। हाँ ये हमें याद रखना जरूरी है। तो उसका सूत्र बहुत सिंपल है। हाँ। इसमें पॉइंट बना देना चीटर का। हाँ, ठीक है। हाँ चीटर क्या कहता है कि आप D9 में ये देखिए कि जुपिटर जो है, जो गुरु है, हाँ। ये गुरु शुड नॉट बी एफ्लिक्टेड। अच्छा। एफ्लिक्टेड का मतलब क्या, हाँ या तो मतलब वो, दो हाँ, एक या दो से वो ना हो। हाँ, यानी वो किसी राकेश प्लस सूर्य इनमें से किसी से वो एफ्लिक्टेड ना हो, उनके दृष्टि में या युति में ना हो। सिर्फ इतना मुझे नहीं, सूर्य को तो अच्छा माना जाता है इस मामले में। सूर्य चीटर तो नहीं है। नहीं सूर्य चीटर नहीं है, मैं सूर्य की बात ही हाँ नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो गुरु हाँ है उनसे एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। गुरु हमारा हमारा सारा पॉइंट गुरु के ऊपर है ना, क्योंकि गुरु विजडम देता है, विवेक हाँ हाँ देता है। ठीक है, उसके ठीक है। बाद में नवा भाव ये एफ्लिक्टेड ना हो। हाँ ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड हाउस इन D1 इज नॉट एफ्लिक्टेड। ठीक सेकंड हाउस इन D1 इज नॉट एप्लीकेटेड। ठीक। लेकिन फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा कि इसको आप हार्ड लाइनर रूल मत समझिए, मोटा मोटी आदमी का नेचर पता कर सकते हैं इससे। क्योंकि होगा क्या, हाँ कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलने वाला भी रहेगा ना, तो उसके जीवन में वैसी महादशा आनी चाहिए जब उसको झूठ बोलना जरूरी हो जाए। ठीक बात। जीवन भर तो एक ही जैसा व्यक्ति रहेगा नहीं, हाँ क्योंकि बिल्कुल चेंजेस तो हम भी देखते हैं। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात अलग है कि कोई राजनेता है, राजनेता अगर है तो फिर तो उसको झूठ बोलना उसकी परंपरा है, उसको तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक बात। बिना झूठ बोले तो वो अपना बिजनेस ही नहीं कर सकता। हाँ तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे हाँ तो लड़की, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है।
अब इसके अलावा मैं 7वां रूल भी आपको दे देता हूँ कि हमारी अभी शादी की बात चल रही है। हमारे कोर्स में हमने देखा था कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो ये बताता है कि जीवन में कब कब डिवोर्स हो सकता है या कब कब अनबन हो सकती है मियां बीवी। अच्छा, करेक्ट, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है। तो ये हमारा प्रेडिक्टिव कोर्स से आने वाला रोल है, ये भी लिख लेते हैं। उसमें पहला ये है कि लग्न का लग्नेश देखिए कहाँ बैठा है। D1 लग्नेश, D1 लग्नेश कहाँ बैठा है, D9 लग्नेश कहाँ बैठा है, और D9 का कारक कहाँ बैठा है। ठीक है, हमारा रूल ये था। D1 का कारक नहीं मानेंगे लग्नेश का? क्या बोले? D1 जो लग्नेश है उसका कारक चेक करने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ ये तीन ही चीजें चेक करनी है। हाँ, ये तीन ही चेक करने की जरूरत है। D1 का लग्नेश, D9 का लग्नेश और कारक, ये जो है ये तीनों के तीनों 3, 6, 8 और 12 में ना हो। ठीक है, उसी में जिसकी महादशा चल रही है जो भी ग्रह की, वो 3 या 8 में ना हो। अब आप देखिए, इनकी शादी के बारे में अगर मैं बोलूं तो 3 और 8 ये दोनों घर जो है वो खाली पड़े हैं। हाँ, खाली पड़े हैं, दोनों की नहीं है। दोनों की नहीं है। बहुत बढ़िया, तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि 3 और 8 उस वर्ग के लिए मृत्यु के समान काम करते हैं। तो अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा होता, वो चाहे लग्नेश, D1 का लग्नेश, D9 का लग्नेश या D9 का कारक भी नहीं होता, क्योंकि D9 का कारक हम शुक्र को मानेंगे। बिल्कुल। तो अगर वो यहाँ बैठा होता, जैसा आप हाइपोथेटिकली हम लोग विचार कर लेते हैं कि अभी लड़की की राहु की महादशा चल रही है, लड़के की चंद्र की चल रही है। हम अगर देख ले कि चंद्रमा अगर 8वें में बैठा हो D9 में लड़के के लिए, या तीसरे में, तो वो शादी ही नहीं होने देता था। ठीक बात है। वैसे ही लड़की के केस में अगर राहु 8वें में या तीसरे में होता तो वो शादी नहीं होने देता था। मैं ये एक एडिशनल रूल बता रहा हूँ। सबसे ऊपर वाला ये है देखना हमें कि D1 का लग्नेश कहाँ बैठा है। यहाँ पे मंगल है, मंगल बैठा है 10वें स्थान में, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में मैं लड़की की कुंडली चेक कर रहा हूँ, इसका भी 10 में बैठा है, इसका लग्नेश बैठा हुआ है 10 में, इसका लग्नेश बैठा है 4थे में, और इनका जो कारक है वो बैठा हुआ है 5वें में, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखिए लड़की का लग्नेश बैठा हुआ है 7वें में, D9 का लग्नेश बैठा है शुक्र 10वें में, और कारक है, और कारक भी बैठा हुआ है 10वें में, तो कोई दिक्कत नहीं। ये शुक्र ही मानेंगे कारक किसको? क्या बोले? हाँ, इधर दोनों जगह शुक्र ही मानते हैं, ये वर्ग के कारक है। आप हमेशा याद रखिए, दो चीजें डिफरेंस कीजिए। D9 में हम जब D1 में हम जब देखते हैं तो लड़के के लिए शुक्र और लड़की के लिए गुरु देखते हैं, वो D1 के लिए है। लेकिन D9 ये दोनों का शुक्र ही रहेगा, क्योंकि वो वर्ग का कारक है। ठीक है। अच्छा, अब ये लड़की की कुंडली में जैसे राहु की दशा चली हुई है, हाँ, और ये 12वें में चली हुई है, 12वें घर का वो है, तो इसका मतलब राहु की महादशा में लड़की को कुछ परेशानी रहेगी जब तक राहु की महादशा चलती रहे। ठीक है, लड़के को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये है सारे सूत्र, और मेरे ख्याल से ये दिस इज इनफ। नहीं, हाँ काफी है, तो बहुत है, और इतना भी हो जाए तो भी सोच लीजिए कि भाई काम मतलब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। सिर्फ ये एक सूत्र हमेशा याद रखिए कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है, लड़का या लड़की दोनों की कुंडली में, वो 3 और 8 में ना हो। जब भी आपके पास अगर कोई व्यक्ति आ जाए ना और बोले कि भाई शादी मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये हमेशा देखिएगा कि उनकी जो महादशा चल रही होती है वो महादशा स्वामी D9 में, वो महादशा स्वामी D9 में तीसरे या 8वें में रहेगा, या छठे 12वें में भी रह सकता है, लेकिन तीसरे और 8वें में वो तो डेफिनेटली डिवोर्स तक चीज लेके चले जाएगा। हाँ, लड़के का तो D9 में ना ये छठा और 12वां भी खाली है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना इनको। हाँ, लड़की कुंडली भी थोड़े वो है। सही बात। तो इसको हम कर सकते हैं, सिलेक्ट कर ही सकते हैं इस कुंडली को। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैरिज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अभी तो उसका फोन आया नहीं है मेरे पास।
उसके बाद मैं कहा यार मैं बाद में बात करूंगा। नहीं ठीक है, वो तो पहले बार में डेट ही चेंज हो गई थी, तो अभी हम भी कर नहीं सकते थे। हाँ तो तो ये आप होपफुली ये अभी जो आपको नोट समझ में बनाया आ है गया ना, होगा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा के वो पूरा कब गुण समझ मिलन में कैसे आया? करते हैं। ये जो नोट क्योंकि बनाया है ना, हाँ ये नोट भी आप इसको मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ये वाला नोट। और एक चीज और भूषण जी, आपने सबसे पहला पॉइंट मिलाया था आपने, कौन सा? D1 का एक पॉइंट मिलाया था आपने सबसे पहले, कि जैसे मंगल है और इसकी कुंडली में बुध है, हाँ, तो ये वाला पॉइंट भी लेंगे ना D1 का। मंगल और बुध समझा नहीं मैं। जैसे D1 में लग्नेश मंगल है, और लड़की कुंडली में D1 में लग्नेश जो है वो मरकरी है, तो ये कॉम्बिनेशन भी हाँ लेना है ना। लेकिन मैंने वही कहा ना कि उसका जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग ये था। अच्छा शुक्र मंगल अगर हो तो सबसे अच्छा, बुध गुरु हो तो दूसरे नंबर का अच्छा, लेकिन शनि चंद्र और सूर्य हो तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है। तो अभी इनके केस में वो कोई भी रूल यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो शादी एवरेज है, कोई टेंशन नहीं है, जा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, हमेशा बिल्कुल। याद रखिए सिर्फ कि ये जो शनि चंद्र और सूर्य ये नहीं होने चाहिए, यानी D9 में हाँ, लड़के में का अगर शनि चंद्र सूर्य है और लड़की का भी हाँ, शनि चंद्र सूर्य है तो वो अच्छा नहीं है, उनको दूर ठीक, रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहा आज ये, इसकी रिकॉर्डिंग भी सही हो गई ना, तो अब ये रिवीजन हो जाएगा और अच्छा। हाँ डेफिनेटली रिवीजन हो जाएगा, मैं इसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ तो इट विल डाल बी देना कोई एक्सेसिबल टू दिक्कत। ऑल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे पहले डाली थी ना आपने मेरे को, वैसे ही मिल जाएगी ना ये। नहीं यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है।